एवरीवन, विल स्टार्ट बायोटेक्नोलॉजी टुडे और इसमें पूरे यूनिट को हम कवर करते हुए चलेंगे और सीक्वेंस वाइज चलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? तो जिसमें लाइव ऑर्गेनिजम्स का या उनके एंजाइम्स का यूज करके प्रोडक्ट्स बनाया जाए, प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। इसको हम लोग फर्दर दो हिस्सों में बांटते हैं, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। एक होता है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, एक हो जाएगा ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और एक हो जाएगा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, हमें मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में मेन एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स बनेंगे उनका जीन मॉडिफाई होगा, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दीज आर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक। और जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, माइक्रोब्स मेडिएटेड होता है ये बेसिकली, ये माइक्रोब्स मेडिएटेड है और स्लो प्रोसेस है। कर्ड का फॉर्मेशन, ये सारी चीजें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को हम किस में पढ़ते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में। अब देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स मतलब जब आपने ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर किया, द केमिस्ट्री ऑफ द जेनेटिक मटेरियल हैज बीन ऑल्टर्ड। जैसे अब इसके लिए एक टर्म होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? तो ऐसी इंजीनियरिंग या ऐसा टेक्निक जिसकी मदद से आपने ऑर्गेनिजम्स के डीएनए या आरएनए में बदलाव लाया है। दूसरा उसी में लिखा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, जैसे फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स वगैरह वगैरह, मेडिसिन का भी इस्तेमाल है, ठीक है। अच्छा, तो जो ये जेनेटिक जीन को मॉडिफाई कर रहे हैं उसके लिए तो एलियन पीस ऑफ डीएनए देना होगा ना। एलियन पीस ऑफ डीएनए भेजोगे तो सबसे पहले आपको वहां पे बनाना होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, व्हाट इज दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए? तो सर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए में जैसे ये हो गया प्लाज्मिड, प्लाज्मिड को एक वेक्टर की तरह यूज किया गया, ये हो गया प्लाज्मिड। मैं कट टू कट एनसीईआरटी में जो मैकेनिज्म दिया है उसी की बात करूंगा, इसके डिटेल आप अपने उस पर पढ़िए, बट इसको कायदे से समझते रहिएगा। प्लाज्मिड प्लस एलियन पीस ऑफ डीएनए, प्लाज्मिड प्लस एलियन पीस ऑफ डीएनए, ठीक है। अब हमें क्या करना है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए इस प्लाज्मिड को कट करना है और इस एलियन पीस ऑफ डीएनए को, हम लोग एलियन पीस ऑफ डीएनए को ऐसे बताते हैं, एलियन पीस ऑफ डीएनए को लगा देना है, तब जाके जो मिलेगा इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सी कितना सिंपल है। प्लाज्मिड को कट करो, एलियन पीस ऑफ डीएनए को लगा दो, हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बन गया, भेज दिया जाएगा इसको। लेकिन अब यहीं पे सर्च हमारा शुरू होता है कि वो आखिरकार वो प्लाज्मिड है कौन सा और ये एलियन पीस ऑफ डीएनए है कौन से वाले, कहां से, कौन सा डिजायरेबल डीएनए हम लेंगे। तो इसको स्टेप वाइज करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो आपको सबसे पहले ढूंढना होगा डिजायरेबल डीएनए। अब ये डिजायरेबल डीएनए ढूंढने के लिए अब मान लीजिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल डीएनए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल डीएनए, ठीक है, डिजायरेबल डीएनए को ढूंढना है। अब मान लीजिए ये अगर प्लांट के अंदर है, या तो ये फंगस के अंदर भी हो सकता है, या तो ये बैक्टीरिया के अंदर होगा। तो हम सबको पता है इनके पास सेल वॉल होता है, तो सबसे पहले सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले सेल वॉल को ब्रेक करना है। अगर प्लांट का सेल वॉल है तो सेल्यूलोज यानी कि सेल्यूलेज का इस्तेमाल करेंगे, फंगस का है तो काइटिनेज का इस्तेमाल करेंगे, अगर बैक्टीरिया का है तो लाइसोजाइम का इस्तेमाल करेंगे और अल्टीमेटली सेल वॉल को हम ब्रेक कर देंगे। जब सेल वॉल को ब्रेक किए तो सेल वॉल को हटा दिए तो अंदर न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जाओगे तो यहां से आपको सिर्फ डीएनए तो मिलेगा नहीं, डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा और प्रोटीन मिलेगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? एलियन पीस ऑफ डीएनए। अब उसी की तलाश कर रहे हैं। तो डीएनए मिल गया, आरएनए मिल गया, प्रोटीन मिल गया, हमें लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? डीएनए। तो मैं आरएनए को डाइजेस्ट करवा दूंगा। आरएनए को डाइजेस्ट करवाने के लिए जो मैं यूज करूंगा एंजाइम वो हो जाएगा आरएनएज। प्रोटीन को डाइजेस्ट करवा देंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाने के लिए जो एंजाइम यूज होगा दैट इज प्रोटीएज। अब ये सिर्फ डीएनए बचा, इसी डीएनए को चिल्ड इथेनॉल पे, चिल्ड इथेनॉल में जैसे ही डालेंगे तो ये डीएनए क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट। ये डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाएगा और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्पूलिंग। ठीक बच्चा लोग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पूलिंग। यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्लाज्मिड चाहिए। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड भी तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ही है,
हम प्लाज्मिड को एक वेक्टर की तरह यहां पे यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एलियन पीस ऑफ डीएनए। इस एलियन पीस ऑफ डीएनए को आप पहले आइडेंटिफाई करोगे कि कहां से निकालना है। तो अगर हमें पता चला प्लांट का है तो सेल्यूलोज डालेंगे, प्लांट का सेल वॉल खत्म। अब उसके न्यूक्लियस से हमें क्या मिल रहा है, डीएनए भी मिल रहा है, आरएनए भी मिल रहा है और प्रोटीन भी मिल रहा है। बाकी इन दोनों को हमने डाइजेस्ट करवा दिया, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ डीएनए। नेक्स्ट, अब इतना बड़ा डीएनए तो सीधा तो लगाएंगे नहीं, तो दूसरा स्टेटमेंट, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए किसके द्वारा किया जाएगा, बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। अब इसमें कुछ कुछ बातें हम लोग समझ लेते हैं, जैसे न्यूक्लिएजेस जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, मतलब जब डीएनए को कट करना है तो हम एक मॉलिक्यूलर सीजर का यूज करेंगे जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या नाम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में जो है ये बिलोंग करेगा एक लार्जर क्लासेस को, एंड दिस क्लास इज न्यूक्लिएजेस। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि एंजाइम के किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, तो क्लास 3। याद करिए हम लोग जब बात किए थे एंजाइम के 6 क्लासेस होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये याद है ना। तो सबसे पहला क्लास क्या था, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस। दूसरा क्लास क्या था, ये मैं लिखूंगा नहीं, ऐसे रिकॉल करवा देता हूं। सबसे पहला क्या था, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस। दूसरा क्या था, ट्रांसफरेजेस। तीसरा क्या था, हाइड्रोलेजेस। यानी कि जो हाइड्रोलेजेस है ये उस क्लास को बिलोंग करेगा, ठीक है। अच्छा, अब न्यूक्लिएजेस में अगर ये बाहर से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर रहा है, क्या बोला हमने, अगर ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो न्यूक्लिएजेस का हो गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में चले आते हैं पहले। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर बाहर से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर रहा है तो हम इसको बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएजेस। क्या बोल देंगे, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएजेस। मतलब सर हमको डीएनए तो मिल गया, लेकिन अब हमको उसका फ्रेगमेंट बनाना है, तो उसके फ्रेगमेंट बनाने के लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक मॉलिक्यूलर सीजर है। अब इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खासियत, इसके 2 टाइप है, एक रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज और एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है। अच्छा, जो एक्सोन्यूक्लिएजेस है ये क्या करेंगे, बाहर जस्ट एट द एंड से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेंगे, और जो एंडो है ये अंदर की तरफ, यानी कि डीएनए के टुकड़े को ये बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, लेकिन आंखों से तो ये दिखेगा नहीं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अपनाया जाएगा। इसमें क्या होता था, ये एकदम ध्यान से यहां पे देखिए, ये लेन 1, लेन 2, लेन 3 एंड दिस इज लेन 4, ठीक है। यहां पे जो मैट्रिक्स डाली गई वो एगेरोस जेल की मैट्रिक्स है। किसकी मैट्रिक्स है, एगेरोस जेल। एगेरोस क्या है, नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स। नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स, ठीक है, सीवीड्स। इसके बदले आर्टिफिशियल दे सकता है, सिंथेटिक दे सकता है, तो थोड़ा ध्यान देना है। तो इस फ्रेगमेंटेशन के लिए व्हाट वी डिड, लेन 1, लेन 2, लेन 3, लेन 4 एक पूरा सेटअप तैयार किया, इसमें एगेरोस जेल डाल दिया, ठीक है। अब इसमें डीएनए भी उठा के डाल दिया, हम लोग अलग अलग लेन में हमने डीएनए को सजा दिया। डीएनए को डालने के बाद हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को भी इसके अंदर डाला। क्यों डाला, ताकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहां पे जब आएगा तो फ्रेगमेंट्स बनाएगा, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने, जैसे हमने लेन 1 में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डालने के बाद से सिर्फ ये दिखेगा डीएनए, ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इसमें स्टेनिंग की जाएगी इथिडियम ब्रोमाइड की। स्टेनिंग किसकी होगी, इथिडियम ब्रोमाइड की। प्लस यूवी लाइट का एक्सपोजर करना है। यूवी लाइट का एक्सपोजर होगा तभी ब्राइट ऑरेंज बैंड्स दिखेंगे। क्या दिखेगा, ब्राइट ऑरेंज बैंड्स, तभी ब्राइट ऑरेंज बैंड्स दिखेंगे और उसको फिर एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। मतलब एक सेटअप लिया हमने, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पूरा तैयार किया हमने ताकि फ्रेगमेंट्स को अलग अलग बनाया जा सके। लेन 1, 2, 3, 4 अलग अलग लेन बांटे हमने। डीएनए को रख दिया इसके अंदर, मीडियम एगेरोस जेल का है। अब इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाले तो दिखा तो नहीं, लेकिन जब हम लोगों ने यूवी लाइट और ये सब को डाला, यूवी लाइट और स्टेनिंग की इथिडियम ब्रोमाइड की, तब जाके जो लेन 1 है ना,
लेन 1 में एक बड़ा सा ऐसा डीएनए दिख गया, लेन 2 में आप देखिए ये बड़ा, ये थोड़ा इससे छोटा, ये और छोटा, ये और छोटा, ये और छोटा, ये ऐसे छोटे छोटे टुकड़े दिखते चले गए। मतलब जो जितना छोटा था वो उतना ज्यादा दूर दिखेगा, जो जितना बड़ा है वो उतना ज्यादा पास दिखेगा। लेन 1, 2, 3, 4 में और क्या दिख रहा है आपको? तो सर लेन 1, क्यों? क्योंकि यहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का डाइजेशन नहीं हुआ है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का डाइजेशन कहां पे नहीं हुआ है? लेन 1 में। 2, 3, 4 में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का डाइजेशन हुआ है, तभी डीएनए के फ्रेगमेंट्स दिखे हमें। बच्चा लोग एकदम स्किप मत करो, एकदम भगाओ नहीं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आगे पीछे मत करो, सीक्वेंस में समझो। जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना था तो हमने सबसे पहले प्लाज्मिड ढूंढा, प्लाज्मिड के भी पहले अभी हम बात कर रहे हैं डीएनए के बारे में, हमने डीएनए को ढूंढा। अब इस डीएनए को पहले सेल वॉल तोड़ के बाहर निकाला हम लोगों ने बाहर निकालने के बाद फ्रेगमेंटेशन करवाएंगे। फ्रेगमेंटेशन करवाने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये है, लेकिन थर्ड स्टेप हमने देखा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें होगा क्या? तो हम पूरे सेटअप एक तैयार करेंगे ताकि डीएनए का टुकड़ा हम बाहर निकाल सके। ठीक है, डीएनए का टुकड़ा हम क्या कर सके? बाहर निकाल सके। लेन 1, 2, 3, 4 में उस डीएनए को हमने अरेंज किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला, टुकड़े हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, तो जो जितना छोटा था वो उतना दूर गया। अच्छा, जो जितना छोटा है वो उतना दूर जाता है और बड़ा वाला थोड़ा पहले रह गया। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? सीविंग इफेक्ट। सीविंग इफेक्ट किसके द्वारा दिया गया है? तो आप बोलेंगे एगेरोस जेल। सीविंग इफेक्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एगेरोस जेल। क्योंकि एगेरोस जेल का जो पोरस मेम्ब्रेन है ना, पोरस जो मैट्रिक्स है, मेम्ब्रेन नहीं, पोरस मैट्रिक्स जो है वो इस डीएनए को बाहर जाने देता है, मतलब मूव करने का अलाउंस देता है। ठीक है बच्चा लोग, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का डाइजेशन करवाने के बाद अब मान लीजिए मुझे ये डीएनए चाहिए, तो मैं इसको जो है यहां से निकाल लूंगा। जैसे ही मैं इस डीएनए को यहां से निकालूंगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इल्यूशन। क्या बोलते हैं? इल्यूशन। क्लियर? समझ में आ गया? तो इल्यूशन हो गया, हमने इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब इस छोटे से टुकड़े को, ये एक ही टुकड़ा है ना, खराब भी तो हो सकता है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे, इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या बनाने वाले हैं? मल्टीपल कॉपीज, यानी कि एम्प्लीफिकेशन होने वाला है। क्या होने वाला है? एम्प्लीफिकेशन। वही पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब ध्यान देना यहां पे, जैसे इस टुकड़े को आपने यूज किया, थोड़ा सा बड़ा बना देते, 5' to 3', 5'। ठीक है, ये दोनों डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। जैसे ही देखो, इसके 3 स्टेप्स है। सबसे पहले तो इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हमें सिंगल स्ट्रैंडेड करवाना होगा, मल्टीपल कॉपीज बनानी है। तो सिंगल स्ट्रैंड करवाने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये हाई टेम्परेचर पे होता है, 90 से 94 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए। जैसे ही आपने हाई टेम्परेचर दिया, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किसमें कन्वर्ट हो गया? सिंगल स्ट्रैंडेड में। 5', 3' और यहां पे है 3', 5' के टुकड़े अलग हो गए। ठीक है, अब अलग होने के बाद विल ऐड, सेकंड स्टेप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहां पे हम लोगों को प्राइमर्स ऐड करना है। प्राइमर्स तुरंत ही ऐड नहीं करेंगे आप, जैसे डीनेचुरेट किए, डबल स्ट्रैंडेड टूट के सिंगल हो गया, तुरंत प्राइमर जोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। कुछ मिनट तक वेट करेंगे ताकि टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचे। ठीक है, जैसे ये टेम्परेचर यहां तक पहुंचेगा तब आप ऐड करोगे प्राइमर्स। ये यहां पे ऐड हो गए प्राइमर्स वही एंटी पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट पे लगाना है। यहां पे लग गया प्राइमर्स 5' to 3'। सर आपने 3' साइड में इस प्राइमर को क्यों जोड़ा? क्योंकि 3' में के एंटी पैरेलल देखूंगा तो 5 आया ना। अब ये 5 से 3' मतलब जो एंजाइम है ना, जो पॉलीमरेज एंजाइम है, वो एक्सटेंशन करवाता है 5' से 3' की ओर। अब ये 3' के साथ ये 5' आया ना, तो इसका भी एक्सटेंशन होगा, तो ये कुछ ऐसे होगा। बात समझ में आ रहा है? तो जो हम लोग बात कर रहे थे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वगैरह का, तो ठीक है, ये एम्प्लीफिकेशन हो गया, डीनेचुरेशन हो गया। यहां पे हमने सेकंड स्टेप पे प्राइमर्स को जोड़ दिया है। इस सेकंड स्टेप का नाम होता है बच्चा लोग एनिलिंग। दिस सेकंड स्टेप इज कॉल्ड एनिलिंग। और ये एनिलिंग जो है कितने पे होता है बच्चा लोग? 50 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपने जो एंजाइम जो प्राइमर यूज किया है, वो प्राइमर्स असल में है क्या?
तो ये होते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। क्या होते हैं ये? ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स ही प्राइमर होता है। उसके बाद से विल कम टू दी थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में जब हम लोग बात करेंगे तो यहां पे विल यूज डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज प्लस डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स। जैसे हमने इनका इस्तेमाल किया तो ये देखो पहले से ही ये ऐसे था ना 5 प्राइम 3 प्राइम, वही 5 डैश 3 डैश, और यहाँ पे 3 डैश दिस 5 डैश। लेकिन जैसे ही हमने डीएनए पॉलीमरेज और डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड का यूज किया, जो हमारा प्राइमर था 5 डैश, देखो यहां बनाया था ना 5 डैश, तो ये 5 डैश से 3 डैश एंड में एक्सटेंड कर गया। तो ये हो गया कि नहीं? सेम तरीके से अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे भी हमने प्राइमर्स को जोड़ रखा था, प्राइमर्स को हमने यहां पे भी जोड़ रखा था 5 डैश। अभी एक्सटेंड करते करते यहां पे आ गया, यानी कि ये भी फिर से क्या हो जाएगा? ये दूसरा कॉपी मिल गया। मतलब इस थर्ड स्टेप को आपने एक नाम दिया था एक्सटेंशन। दिस थर्ड स्टेप इज कॉल्ड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के लिए व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशन? 72 डिग्री सेल्सियस। सर इतने ज्यादा टेम्परेचर में हो रहा है तो डीएनए तो बर्बाद हो जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो एंजाइम हमने मतलब इतने ज्यादा टेम्परेचर में हो रहा है तो ये एंजाइम बर्बाद हो जाना चाहिए, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम जो ये पॉलीमरेज यूज करेंगे ना, दैट इज असल में टैक पॉलीमरेज, थर्मस एक्वाटिकस, यानी कि हमने ऐसे बैक्टीरिया का टेम्परेचर मतलब ऐसे बैक्टीरिया का डीएनए निकाला जो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर रहा था। क्लियर बच्चा लोग? सो एक डीएनए से हमको कितने कॉपीज मिल गई? 2, यानी कि एक सिंपल सा फॉर्मूला बताएंगे 2 का पावर n, ठीक है, 2 का पावर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉपीज। 2 का पावर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉपीज वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल्स, कितनी बार पीसीआर चलाई गई है। तो 2 का पावर एक ही बार चलाया अभी साइकिल, पीसीआर एक ही बार हुआ, तो कितनी कॉपीज मिल गई? 2। अगर ये हम लोग लगभग 30 बार चला देते हैं तो लमसम 1 बिलियन कॉपीज, 1 बिलियन कॉपीज। क्लियर बच्चा लोग? ये आ रहा है समझ में? नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अब यहां जो प्रोसेस आप फॉरेन एलियन पीस ऑफ डीएनए के लिए यूज कर रहे हो, वही सेम टू सेम प्रोसेस आप डीएनए के लिए भी करोगे, एलियन पीस ऑफ डीएनए के लिए। और याद रहे, जिस मॉलिक्यूलर सीजर से आपने एलियन पीस ऑफ डीएनए को कट किया है, सेम उसी मॉलिक्यूलर सीजर से आपको किसको कट करना होगा? प्लाज्मिड को, ताकि स्टिकी एंड्स मिले और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बने और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो। क्लियर? अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए ढूंढने के लिए सबसे पंचायती प्रोसेस, ऐसा लोग मानते हैं, बड़ा सिंपल सा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हमें चाहिए वेक्टर्स भी भैया, जो डिजायरेबल डीएनए था वो तो हमको मिल गया, उसको हमने अलग कर दिया, पीसीआर चलाया, डिजायरेबल डीएनए को ढूंढे, उसको कट किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया, उसके बाद से जो डिजायर्ड था उसको इल्यूशन के थ्रू बाहर निकाला, एंड देन उस फ्रेगमेंट का मल्टीपल कॉपीज बना। पूरी पंचायत हो रखी है डीएनए के लिए। अब हमें वेक्टर को ढूंढना है, तो वेक्टर्स के लिए भी अगेन प्लाज्मिड है। एनसीईआरटी में 2 केसेस दिए हैं, पीबीआर 322, प्लाज्मिड बॉलिवर रोड्रिग्यूज ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ये तो आप जान ही रहे होंगे। तो यहां पे पीबीआर 322 दिया गया है। अगर ये हम बात करते हैं, दिस इज, यहां पे जो जीन्स होंगे वो किसके बचाने के लिए होंगे? टेट्रासाइक्लिन के लिए। यहां पे जो होगा वो किसके लिए रेजिस्टेंट होंगे? एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं नॉर्मली, तो ये जो पूरी प्लाज्मिड है, ये अगर टेट्रासाइक्लिन मीडियम में जाएगी तो भी ये बच जाएगी, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन से बचाने वाले लोग इसके पास है, कौन है? सेल1 और BAMH1। इस साइड बचाने वाले कौन कौन है? तो PST1 और PVU1, ठीक है, दिस PST1 एंड PVU1। ऊपर इको R1, क्लैब1, हिंद थर्ड, ये सब थोड़ा सा याद करना है। टेट्रासाइक्लिन में ट्रिक यूज कर सकते हो, बट इतना जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, आना चाहिए आपको। ट्राई बनाना सैलेड, यानी कि ट्राई से टेट्रासाइक्लिन, बनाना BAMH1 सैलेड, यानी कि सेल1। तो इससे आप वहां वाला ध्यान रख सकते हैं। एम्पिसिलिन, अमन एंड पीयूष एंड अमन, ये दोस्त थे, यानी कि पास्ट में ये फ्रेंड थे। तो PST1, PVU1, ये किसके लिए रेजिस्टेंट प्रोवाइड करवाएगा? एम्पिसिलिन के लिए। अच्छा, यहां पे और भी पोर्शन है, ROP फॉर PVU सेकेंड, ठीक है, एंड देन यहां पे है ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन।
ये ऐसा सीक्वेंस है जिसके वजह से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। आरओपी ये ऐसा सीक्वेंस है जिसकी वजह से प्रोटीन बनेगा जो रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा। ठीक बच्चा लोग, जो ये वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये भी एक क्लोनिंग साइट है। क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग साइट, ढेर सारे क्लोनिंग साइट्स हो गए ये। क्लियर? अच्छा, एक प्लाज्मिड के अंदर मैनी क्लोनिंग साइट्स होना ठीक बात है। क्यों? क्योंकि एक एंजाइम, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ही क्लोनिंग साइट को पहचानता है, यानी कि बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे अगर मेरे पास ये पेन है, ये अगर BAM-H1 को पहचान रहा है तो ये सिर्फ BAM-H1 को ही पहचानेगा। मेरे पास मान लीजिए एक और कुछ पेन है, अगर ये पेन हिंद थर्ड को पहचानता है तो हिंद थर्ड को ही पहचान के कट करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम BAM-H1 को भी पहचान रहा है, इसको भी पहचान रहा है। ऐसा होगा तो कट हो जाएगा, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स। नहीं समझे? प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में ढेर सारा ऑप्शन होना चाहिए मेरे पास, ताकि अगर मेरे पास ये नहीं है तो मैं इसका यूज करूं, क्योंकि ये किसी ना किसी एक को जरूर पहचानेगा। आई बात समझ में? मतलब एक प्लाज्मिड में ढेर सारा क्लोनिंग साइट होना ठीक बात है। क्यों ठीक बात है? क्योंकि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेसिफिक होता है, एक ही को पहचानेगा। ठीक है, तो जितने ज्यादा क्लोनिंग साइट यानी कि रेस्ट्रिक्शन साइट्स होंगे उतना ज्यादा हमारे पास ऑप्शन बढ़ जाएगा कट करने का। कोई ना कोई एक एंजाइम जरूर इसको पहचान लेगा। ये इसको पहचान रहा है तो मान लो कि ये वाला पोर्शन फिर इसको पहचान रहा होगा। समझ रहे हो? लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैनी साइट्स को पहचाने ये अच्छा नहीं है। अगर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ढेर सारे साइट्स को पहचानेगा तो मल्टीपल फ्रेगमेंट्स बना देगा। कैसे फ्रेगमेंट्स बना देगा? मल्टीपल। और मल्टीपल फ्रेगमेंट्स बनना अच्छी बात नहीं है। क्लियर? तो अगर एक प्लाज्मिड मिलता है जिसमें आपको मल्टीपल साइट्स दिखते हैं तो वो अच्छा है कि बुरा है? तो सर अच्छा है। एक रेस्ट्रिक्शन, एक प्लाज्मिड में ढेर सारा साइट्स अगर दिख रहा है तो वो अच्छा है, क्योंकि कोई ना कोई एंजाइम मेरा वहां एडजस्ट हो जाएगा और फ्रेगमेंट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मान लो BAM-H1 को रिमूव कर दिया गया। ये PBr 322 है, BAM-H1 को रिमूव कर दिया गया तो जो ये वाला सेगमेंट है, ऐसे नहीं, BAM-H1 को रिमूव कर दिया गया। जैसे PBr 322 है ना, BAM-H1 को हटाया गया तो ढेर सारे ऐसे PBr 322 हमने तैयार किए। क्लियर? क्यों ऐसा किया? अरे जो एलियन पीस ऑफ डीएनए निकाले हैं हम, उसको लगाने के लिए जगह भी तो चाहिए। तो जैसे ही हमने ऐसा किया तो कुछ लोग आपस में जुड़ जाएंगे स्टिकीनेस के कारण, और ये क्या कहलाएंगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। क्या कहलाएंगे ये? नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। लेकिन कुछ ऐसे जरूर होंगे जिनमें हम एलियन पीस ऑफ डीएनए को ऐड कर सकते हैं। कुछ ऐसे जरूर होंगे जिनमें हम किसको ऐड कर सकते हैं? एलियन पीस ऑफ डीएनए को, और इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट्स। क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट्स। बात समझ में आया? यानी कि जिसमें हम एलियन पीस ऑफ डीएनए लगा पाएंगे वो है रिकॉम्बिनेंट, जिसमें नहीं लगा पाएंगे वो क्या हो जाएगा? नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो अब अगर मैं इसमें बात करता हूं, अलग अलग मीडियम देते हैं, दो अलग अलग मीडियम देते हैं। एक में हम एम्पिसिलिन को एम्पिसिलिन डाल देते हैं और एक में हम टेट्रासाइक्लिन डाल देते हैं। ये जितने भी नॉन रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट है सबको उठाया, कुछ को एम्पिसिलिन वाले मीडियम में डाला, कुछ को टेट्रासाइक्लिन में डाला। तो इन सब में से अच्छा एम्पिसिलिन में कौन कौन ग्रो करेगा? तो जिसके पास ये साइट है वो सब ग्रो करेंगे। ये साइट है जो, क्योंकि यहीं पे था ना जो एम्पिसिलिन को रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करवाता था, तो ये साइट वाले जो है जिनके पास है वो सब ग्रो करेंगे। यानी कि नॉन रिकॉम्बिनेंट भी ग्रो कर रहा है, रिकॉम्बिनेंट भी ग्रो कर रहा है। टेट्रासाइक्लिन में कौन ग्रो करेगा? ये वाला पोर्शन जिसके पास था, क्योंकि जब आपने BAM-H1 को हटाया तो कुछ लोग वापस से ज्वाइन हो गए। ज्वाइन हो गए तो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हो गए। यहां पे भी ये भी ग्रो करेगा, लेकिन रिकॉम्बिनेंट वाला ग्रो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहीं पे BAM-H1 था जो उसको बचाता था। और सिंपल करते हैं, मान लीजिए मैं प्लाज्मिड हूं PBr 322, ठीक है, मेरे पास ये ब्लैक पेन है जो मुझे टेट्रासाइक्लिन से बचाएगा, ये मेरे पास व्हाइट पेन है जो मुझे एम्पिसिलिन से बचाएगा। लेकिन अगर मुझे एलियन पीस ऑफ डीएनए को पकड़ना है तो मुझे या तो इसको हटाना होगा या तो इसको हटाना होगा। सर हटाना ही क्यों है? अब चेक करने के लिए। मान लीजिए अगर मैंने इसको हटा दिया, BAM-H1 को हटा दिया, ठीक है, तो BAM-H1 को हटाने के बाद जो स्ट्रक्चर बना वो ऐसा ही तो बना।
ऐसा ऐसा, ठीक। तो मेरे ऐसे बहुत सारा स्ट्रक्चर बन गया जिसमें यहां पे खाली था, कुछ लोगों में वापस से सीक्वेंस ज्वाइन हो जाएगा तो ये ऐसा बन जाएगा, और कुछ में जिसमें नहीं ऐड कर पाए उसमें एलियन पीस ऑफ डीएनए को ऐसे लगा देंगे। अब इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नहीं आया? पक्का? देखिए, तो सबका ये BAM-H1 हटाया, कुछ लोग आपस में ही जाके जुड़ गए, जो आपस में जाके जुड़ गए उनमें एलियन पीस ऑफ डीएनए नहीं लगा पाएंगे तो उसको हमने बोला नॉन रिकॉम्बिनेंट, और जिनमें हम लगा पाए उनको हमने क्या बोल दिया? रिकॉम्बिनेंट्स। यानी कि टेट्रासाइक्लिन में सिर्फ और सिर्फ कौन ग्रो करेगा बच्चा लोग? नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। रिकॉम्बिनेंट्स यहां ग्रो नहीं करेंगे। मान लीजिए नॉन रिकॉम्बिनेंट व्हाइट कलर शो कर रहा है, मान लेते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट व्हाइट कलर शो कर रहा है और रिकॉम्बिनेंट जो है ब्लू कलर शो कर रहा है, तो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट भी व्हाइट ही कलर शो करेगा, तो दोनों को कंपेयर करके रिकॉम्बिनेंट नहीं ढूंढ लोगे। क्लियर? इसे मैं एक बार फिर से बताता हूं। PBR 322, इसमें क्या था? अलग अलग साइट्स हैं। बहुत ज्यादा साइट्स होना अच्छी चीज है ताकि कोई ना कोई एक एंजाइम उसको पहचाने और कट करे और हमें एलियन पीस ऑफ डीएनए वहां लगाना आसान हो। तो उसी में से हमने एक फंडा अपनाया और BAM-H1 को हटा दिया। जब BAM-H1 को हटाया, अच्छा BAM-H1 किससे बचा रहा था इसको? PBR 322 को BAM-H1 किससे बचा रहा था? टेट्रासाइक्लिन से। अब जब BAM-H1 सबका हटा लिए तो ऐसा थोड़ी था कि सब लोग ऐसे ही रह गए, कुछ तो आपस में खुद जुड़ गए। जो आपस में खुद जुड़ गए उनको क्या बोला गया? नॉन रिकॉम्बिनेंट। जिनमें आप एलियन पीस ऑफ डीएनए लगा पाए उनको क्या बोल दिया गया? रिकॉम्बिनेंट्स। अब इनको आपने कंपेयर किया, तब जाके आपको रिकॉम्बिनेंट कहां पे ये मिल गया। लेकिन ये पंचायत है, एक बार रिकॉम्बिनेंट एक बार नॉन रिकॉम्बिनेंट ढूंढो, बहुत दिक्कत है, बहुत कंफ्यूजन होता है। तुम्हें नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे हेक्टिक प्रोसेस है, हेक्टिक प्रोसेस है, कम्बरसम पंचायती प्रोसेस है। तो एक ऑल्टरनेट मेथड लाया गया। इस ऑल्टरनेट मेथड में क्या किए? कुछ नहीं। प्लाज्मिड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन 8। ये जो प्लाज्मिड है ना, ये इस प्लाज्मिड के पास यहां पे होता है लेक जीन, ठीक है। और ये जो लेक जीन है ना, ये एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये भी एनसीईआरटी में दिया है, बस ये नाम नहीं लिखा है, बट इसके बारे में दिया है। PUC8 में ऊपर एक सीक्वेंस है जो क्या है? लेक जीन। और ये जीन जो है कौन सा एंजाइम बनाता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब जब क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट से जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। जब जब ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट से जुड़ेगा तब तब यहां पे कौन सा कलर शो होगा? ब्लू कलर शो होगा, ठीक है। ये है आम जिंदगी, जिसमें PUC8 है, लेक जीन भी इसके पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेक जीन है तो वो एंजाइम बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और ये एंजाइम जब जब क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट से जुड़ता है तब तब ये कलर शो करेगा ब्लू। तो हम इसी को यूज कर लेते हैं ना, 10 साइड यूज करने की क्या जरूरत थी? तो PUC8 में से हमने लेक जीन को ही निकाल दिया। किसको निकाल दिया? लेक जीन को निकाल दिया। काहे निकाल दिए? ताकि एलियन पीस ऑफ डीएनए लगा पाए। अगेन आपस में कुछ लोग खुद ही जुड़ जाएंगे, जो जुड़ गए उनको हमने क्या दिया? नॉन रिकॉम्बिनेंट। लेकिन कुछ में आप एलियन पीस ऑफ डीएनए लगा पाएंगे, जिसमें आप एलियन पीस ऑफ डीएनए लगा पाएंगे, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? रिकॉम्बिनेंट्स। अब देखो लेक जीन कहां पे है? यहां पे ही है ना। ये जीन है तो एंजाइम बनाएगा, एंजाइम बनाएगा तो कलर होगा। पर यहां क्या हो गया? हमने लेक जीन के बदले क्या लगा दिया? एलियन पीस ऑफ डीएनए। लेक जीन तो गया, तो अगर जीन नहीं है तो एंजाइम नहीं होगा, एंजाइम नहीं है तो कलर शो नहीं होगा। कलर नहीं दिखना मतलब व्हाइट कलर माना जाता है। और इसी को कहा गया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बच्चा लोग, वैसे ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन आप PBR 322 के लिए भी यूज कर सकते थे, क्योंकि एलियन पीस ऑफ डीएनए लगाते ही वो अपनी ताकत खो चुका है। किसके सामने ग्रो करने के लिए? टेट्रासाइक्लिन के सामने। एनसीईआरटी का एक बार मैं क्लोनिंग साइट वाले सेगमेंट को रीड करता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप भी एनसीईआरटी निकाल के रखें। इन ऑर्डर टू लिंक द क्लोनिंग साइट्स वाला टॉपिक है, जितना हमने समझा है उसी को समराइज कर रहे हैं। In order to link the alien DNA, the vector needs to have very few, preferably single recognition sites. जो recognition sites है वो very few लिखा है। क्यों few लिखा है? एक एंजाइम एक को ही पहचाने। अगर एक एंजाइम ढेर सारे को पहचानेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। Present for the commonly used restriction enzyme.
प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट्स विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स। ये सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है। ढेर सारे रिकॉग्निशन साइट है, बढ़िया है यार, BAMH1 है, सेल1 है, PST1 है, ये सब बढ़िया है, लेकिन एक एंजाइम एक ही को पहचानना चाहिए। एक से ज्यादा को पहचानेगा तो मल्टीपल फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, प्रोसेस बेकार हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स which will complicate the gene cloning. The ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistant gene. एक किसके लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है? एम्पिसिलिन के लिए, और एक किसके लिए? टेट्रासाइक्लिन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट द BAMH1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन। BAMH1 किसके लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था? टेट्रासाइक्लिन के लिए। इन द वेक्टर PVR 322 द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड क्यों बोला? क्योंकि आपने वहां पे एलियन पीस ऑफ डीएनए को लाइगेट कर दिया, यानी कि चिपका दिया है। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए बट कैन स्टिल बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट। अब ये ट्रांसफॉर्मेंट क्या है सर? अगर किसी भी, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो ये कोई होस्ट है, अगर आपने यहां पे एलियन पीस ऑफ डीएनए भेज दिया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए भेजा है, या नॉर्मल प्लाज्मिड भेजा है, कुछ भी किया है, तो आप इसको बोलते हो ट्रांसफॉर्मेंट्स। अगर आपने यहां कुछ भेजा ही नहीं है तो इसको क्या बोल देंगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। क्लियर? अगर होस्ट के पास कुछ गया ही नहीं है, ना प्लाज्मिड नॉर्मल गया है, ना कुछ भी नहीं गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। जैसे एक ये क्लासरूम है, इसमें एक बच्चा है A B, दो क्लासरूम है मान लो। अगर इसमें मुझे, जैसे ये A है और ये B है, दोनों इसमें चले गए, तो इस क्लासरूम को मैं बोल दूंगा ट्रांसफॉर्मेंट। इसमें दोनों गए हैं क्या? नहीं गए ना, तो इसको मैं बोल दूंगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो ये बताओ, मुझे A या B को ढूंढना होगा तो मैं इधर जाऊंगा कि इधर जाऊंगा? ट्रांसफॉर्मेंट में जाऊंगा ना। सेम तरीके से ये होस्ट है, चाहे मैं रिकॉम्बिनेंट भेजू या नॉन रिकॉम्बिनेंट भेजू, मैं ढूंढने किस में जाऊंगा? ट्रांसफॉर्मेंट में कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में? ट्रांसफॉर्मेंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट, the recombinant plasmid will lose tetracycline resistance due to insertion of foreign DNA but can still be selected out from non-recombinant ones by plating the transformants on tetracycline containing medium. The transformants growing on ampicillin containing medium are then transferred on a medium containing tetracycline. The recombinant will grow in ampicillin containing medium but not on the टेट्रासाइक्लिन। कुल मिला के बात यही है कि जो आप इसको ट्रांसफॉर्मेंट में रखे, फिर ट्रांसफॉर्मेंट के बाद आपने जो भी चीजें प्लेटिंग की, मतलब एक मीडियम तुमने लिया एंटीबायोटिक्स का, चाहे वो एम्पिसिलिन का लो चाहे वो टेट्रासाइक्लिन का। एम्पिसिलिन में कौन कौन ग्रो किया? नॉन रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट दोनों ग्रो किया, क्योंकि PST1 PV1 थोड़ी हटाए थे। लेकिन यहां पे टेट्रासाइक्लिन में कौन ग्रो किया? सिर्फ और सिर्फ नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। In this case, one antibiotic resistant gene helps in selecting the transformants, whereas the other antibiotic resistant gene gets inactivated due to insertion of alien DNA and helps in the selection of recombinants. Clear है? समझ में आया? कुल मिला के जितनी भी पंचायत कर लो, ये बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट ढूंढते रहना अगल बगल में। सबसे आसान तरीका, ऑल्टरनेट मेथड था यही, PUC8 का इस्तेमाल करने वाला। क्लियर बच्चा लोग? अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, आपको मिल गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भेजना है, तो एक कन्वेंशनल पुराना तरीका, जैसे ये मान लीजिए ये प्लांट है, ये प्लांट का सेल वॉल है, ये प्लांट का सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, आपको इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भेजना है, ढूंढ तो लिए ही आपको इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भेजना है। तो ये जो सेल वॉल है, आपको एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए डाइवेलेंट कैटायंस का पहले यूज करिए। डाइवेलेंट कैटायंस का अगर आप यूज करते हो तो जो क्षमता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर जाने की वो बढ़ जाएगी। लो, ढेर सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गए और बहुत तेजी से आ गए, लेकिन ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए तेजी से आ तो गए यहां पे, लेकिन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे सर? डीएनए हाइड्रोफिलिक होता है। डीएनए क्या होता है बच्चा लोग? हाइड्रोफिलिक, और ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो एक तरीका अपनाया गया, काम करते हैं, पहले आइस पे रखते हैं, आइस पे रखने के बाद से इस पूरे सेटअप को उठाया, पूरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहां है, पूरे सेटअप को उठाया, पहले आइस पे रखा,
आइस पे रखने के तुरंत बाद इसको 42 डिग्री सेल्सियस पे हीट शॉक दिया, ठीक है, 42 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया, हीट शॉक दिया। थर्ड में क्या किया, फिर से आइस पे रख दिया। अब जाके जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर चला गया। क्लियर एवरीवन? मैं पूरी एनसीईआरटी की चीजों को शॉर्ट में ही बताने का ट्राई कर रहा हूं क्योंकि है लंबा चैप्टर है। आई बिलीव आपको मैकेनिज्म्स समझ में आ गया होगा, नहीं भी आएगा एक बार फिर से देखिए, आएगा, और नहीं भी आता है तो एक बार रीच करिए, आइए मिलिए। नेक्स्ट, एक तो ये तरीका था कि यार डाइवैलेंट कैटायन का यूज किए तो पूरा सेटअप जो है सेल वॉल को क्रॉस करके रिकॉम्बिनेंट अंदर गया, लेकिन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया, तो पूरे सेटअप को उठाया, पहले आइस पे रखा, फिर 42 डिग्री सेल्सियस पे रखा, फिर आइस पे रखा, तब जाके अंदर हुए। नेक्स्ट, ये भी एक पंचायती प्रोसेस है, आइस पे रखना है, तो हमें कितने देर तक आइस पे रखना है, पानी, फिर 42 डिग्री सेल्सियस पे रखना है, तो कितने देर 42 डिग्री सेल्सियस पे रखना है, तो जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, तो इसका भी एक ऑल्टरनेट तरीका आया, प्लांट के लिए अलग आया, एनिमल के लिए अलग आया, ठीक है। प्लांट के लिए जो तरीका आया बायोलिस्टिक्स या जीन गन, बायोलिस्टिक्स या जीन गन। एनिमल के लिए जो तरीका आया वो क्या आया, माइक्रो इंजेक्शन। इन टेक्निक्स के वजह से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए डायरेक्टली मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। बायोलिस्टिक्स या जीन गन में एनसीईआरटी की लाइन पे थोड़ा सा फोकस करना, मैं रीड कर देता हूं, देखिएगा। बायोलिस्टिक्स या जीन गन्स, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। In a method known as microinjection, recombinant DNA is directly injected into the nucleus of an animal cell. डबल स्टार लगाइए इस लाइन को, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। In another method suitable for plants, cells are bombarded with high velocity microparticles of gold or tungsten coated with DNA. गोल्ड और टंगस्टन में डीएनए की कोटिंग की गई है, वाइस वर्सा नहीं है। तो इस लाइन को स्टार लगा के टिक कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर एवरीवन? तो ये था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। फिर है बायोरिएक्टर्स के बारे में। बायोरिएक्टर्स में मैं आपको सजेशन दूंगा, 6 ऑप्टिमल कंडीशंस दिया हुआ है, उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ बायोरिएक्टर्स का डायग्राम और लेवलिंग दिया है, तो उसको देख लीजिएगा। मैं अभी बायोटेक्नोलॉजी यानी इस एप्लीकेशन के जो कुछ कुछ मैकेनिज्म्स है, मैं उस पर आपसे डिस्कशन कर लेता हूं, ठीक है बच्चा लोग। बायोटेक्नोलॉजी यानी इट्स एप्लीकेशन, बायोटेक की मदद से आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो बना ही लिया, ठीक है। एनसीईआरटी प्लीज अपनी ओपन कर लेना। इसमें बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, मैं पूरे पैराग्राफ में से मेन मेन चीजें आपको बता दूंगा। तो फायदा क्या किया, मतलब क्या फायदा हुआ बायोटेक्नोलॉजी का इन एग्रीकल्चर। सबसे पहला एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ये दोनों ट्राई किए गए। बाद में आया जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, जो कि बायोटेक की मदद से है, ठीक है। हालांकि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर, ये सब लोग मेहनत तो खूब किए, लेकिन परिणाम ज्यादा कुछ आया नहीं। एक पोर्शन और ऐड किया गया है कन्वेंशनल के अलावा, टिश्यू कल्चर के बारे में लिखा हुआ है शायद, ये टिश्यू कल्चर के बारे में। देखो, अगर पुराने तौर तरीके से खेती गृहस्थी की गई थी तो इतना ज्यादा फूड का प्रोडक्शन नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, तो लोगों में फूड की कमी हो गई। एग्रीकल्चर मतलब ग्रोइंग पॉपुलेशन और फूड डिमांड इक्वलाइज नहीं हो पाए, तो फेलियर ऑफ टिश्यू मतलब पुराने तौर तरीके फेल होने के बाद टिश्यू कल्चर का डेवलपमेंट हुआ। होता क्या है, इसमें कुछ नहीं होता है। ये प्लांट है, अगर हमने प्लांट का कोई टुकड़ा निकाला और इस टुकड़े से एक पूरा प्लांट बना दिया, यही करते हैं हम उसमें। यानी कि इस प्लांट का जो टुकड़ा हमने निकाला, इस टुकड़े को हम बोलते हैं एक्सप्लांट, और इसी एक्सप्लांट से हम एक पूरा प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। तो एक टुकड़े से पूरा प्लांट जो डेवलप हो रहा है, इसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी। तो एक एक टुकड़ा निकाल के इतने ढेर सारे प्लांट कम नंबर के टाइम में बन गए, तो इसको कहा गया माइक्रो प्रोपागेशन। क्या कहा गया? माइक्रो प्रोपागेशन। कंडीशन याद रहे, स्टेराइल कंडीशन होना चाहिए, और जहां ग्रो करवा रहे हैं वहां पे न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब एक प्लांट का टुकड़ा निकाला, दिस टुकड़ा इज एक्स प्लांट, इससे पूरे प्लांट को डेवलप कर दिए, दिस कॉल्ड टोटीपोटेंसी, और इस प्रोपागेशन को कहा गया माइक्रो प्रोपागेशन। अब भाई, जब इसके टुकड़े से निकाल रहे हो तो जितने भी प्लांट बनेंगे सबका जीन तो सेम होगा ना, जेनेटिकली सब सिमिलर है ना, तो उनको कहा गया सोमा क्लोन्स। क्या कहा गया बच्चा लोग? सोमा क्लोन्स। एक तो ये तरीका था कि टिश्यू कल्चर करते हैं। दूसरा तरीका के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो जैसे ये प्लांट है, ये वायरस से इन्फेक्टेड है, लेकिन अभी भी इसका जो ये पोर्शन है ना मेरिस्टेम्स वाला, इट इज फ्री ऑफ वायरस। तो मेरिस्टेम्स को निकालिए, ग्रो करवाइए,
फटाफट फटाफट प्लांट्स मिल जाएगा। यानी कि वायरस फ्री प्लांट्स ग्रो करेगा, ये एक दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका थोड़ा अतरंगी सा है। इसमें क्या किया गया ना, दो अलग अलग प्लांट्स का सेल वॉल पहले हटा दिए और इनके नेकेड प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज किया गया, ठीक है। और इस फ्यूजन को बोला गया सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जैसे टमाटर टोमेटो लिया, पोटैटो लिया, फ्यूज करके बनाया टोमेटो, ठीक है। हालांकि पहले दूसरे चैप्टर में था, बट अब एप्लीकेशन वाले में तुरंत ही इसको ऐड किया गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना है। क्लियर एवरीवन? अच्छा, इसमें कुछ कुछ एप्लीकेशन है। तो एक मैकेनिज्म दिया है अबाउट बीटी कॉटन, बीटी बेसिलस थुरिंजिएंसिस, इसको याद रखना है। सर इसमें होता क्या है, तो इंसेक्ट्स आके प्लांट को डैमेज कर दे रहे थे, तो एक टेक्निक डाली गई, लोगों ने खूब रिसर्च किया, तो ये पाया कि ये जो बैक्टीरिया है, दिस बैक्टीरिया बेसिलस थुरिंजिएंसिस, ये अपने लाइफ के ग्रोइंग फेज में, जब भी बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होता है, तो ग्रोइंग फेज में एक टाइम ये एक जीन बनाता है, इसके पास एक जीन प्रेजेंट होता है, और इस जीन के वजह से क्या बनेगा, तो इस जीन के वजह से एक प्रोटीन बनता है। हालांकि इसका जो प्रोटीन था वो टॉक्सिन था, जहरीला था, टॉक्सिन, लेकिन ये इनएक्टिव रूप में इस बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, इसको प्रोटॉक्सिन के रूप में माना गया। अगर एक्टिवेटेड रहता तो ये खुद ही नहीं मर जाता। तो बेसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया अपने लाइफ के ग्रोइंग फेज में अपने जीन से एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो कि टॉक्सिन होता है, और इसको हमने कहा गया इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन या प्रोटीन, ठीक है। मतलब ये अपने लाइफ के ग्रोइंग फेज में एक ऐसा प्रोटीन या टॉक्सिन बनाता है जो कि प्रिपेयर्ड तो है बट एक्टिवेटेड नहीं है, क्योंकि इसको एक्टिवेटेड होने के लिए अल्कलाइन पीएच चाहिए। जैसे इसको अल्कलाइन पीएच मिलेगा तो ये प्रोटॉक्सिन एक्टिवेट हो जाएगा और एक मैच्योर टॉक्सिन में बदल जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो इसमें होता क्या है, जैसे मान लो हमने इस बैक्टीरिया के इसी जीन को निकाल लिया और एक प्लांट में, कॉटन के प्लांट में इसको भेज दिया, ठीक है। ये प्लांट ए है जिसमें हमने उस जीन को भेजा है बायोटेक की मदद से, ये प्लांट बी है, हमने इसमें उस जीन को नहीं भेजा, तो मुझे बार बार पेस्टिसाइड्स और बहुत सारी फर्टिलाइजर नहीं, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करना होगा ताकि मैं जो भी इंसेक्ट्स है वो इनको डैमेज ना कर सके, खर्चा है उसमें। इस तरफ क्या किया गया, इस जीन को डाल दिया गया। अब ये जीन इस पूरे प्लांट में एक्टिवेटेड है, घूम रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही अगर मैं बात करता हूं, मान लो कुछ इंसेक्ट्स का ग्रुप है, लेपिडोप्टेरन्स वगैरह एग्जांपल दिया है, ध्यान से पढ़िएगा उसको। जैसे ही वो इंसेक्ट है, मान लो 100 आए, 100 में से कोई एक इसको खाया होगा सबसे पहले, तो जैसे ही ये खाएगा ना, तो उसके गट में, दिस इज द गट, ये गट है उस इंसेक्ट का, ये इंसेक्ट का गट है। इसके गट में जैसे ही ये जाएगा ना टॉक्सिन, तो इसके गट में यहां पे होता है एल्कलाइन पीएच। क्या होता है? एल्कलाइन पीएच। इस एल्कलाइन पीएच के कारण ये जो प्रोटॉक्सिन था, जिसको आपने इंसेक्टिसाइडल बोल दिया, ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है, ठीक है। हालांकि इनएक्टिवेटेड था, लेकिन जैसे इस इंसेक्ट के गट में जाएगा, एल्कलाइन पीएच की वजह से ये टॉक्सिन क्या हो जाएगा? एक्टिवेट। और जैसे एक्टिवेट हो गया, इसके एपिथेलियल सरफेस पे पोर्स बना देगा। पोर्स बनाने के बाद ये पूरा का पूरा इसका क्या हो जाएगा? लिसिस हो जाएगा, और ये बैक्टीरिया ये इंसेक्ट जो मर जाएगा। नहीं आया? आया ना? मैं फिर से बताता हूं। बेसिलस थुरिंजिएंसिस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो अपने ग्रो करने वाले फेज में उसके पास एक जीन होता है, और ये जो जीन है इससे प्रोटीन बनेगा, वो कि टॉक्सिन होता है। हालांकि वो एक्टिवेटेड नहीं है, उसको अगर एक्टिवेटेड होना है तो उसको एल्कलाइन पीएच चाहिए। तो हमने नहीं, साइंटिस्टों ने इसी टेक्निक का यूज किया और एक प्लांट में इस जीन को डाल दिया। अब कोई भी इंसेक्ट, मान लो 100 लोग आए, एक ऐसी खाया, इसको खाते ही उसका जो पोर्स है, पोर बनना शुरू हो गया एपिथेलियल में, तो मर गया ना। तो बाकी 99 क्या करेंगे? अब जानते ही क्या होने वाला है, भाग जाएंगे। इसीलिए यहां पे अब हम लोग पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल को रोक पाते हैं। यही है बीटी टॉक्सिन का कॉन्सेप्ट। ऐसा ही एक और मैकेनिज्म दिया है आरएन इंटरफेरेंस। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। आरएन इंटरफेरेंस में क्या है, मान लीजिए एक कोई बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया का निमेटोड है मेलोडिजाइन इनकॉग्निशिया। मान लीजिए इसने एक डीएनए भेजा अंदर, इसने ऐसा डीएनए भेजा जिससे बनेगा एमआरएनए। क्या बनेगा? एमआरएनए।
एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। ठीक है, एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। ये जानते ही आप लोग। तो जो मेलोडिजाइन इनकॉग्निशिया है, इसने ये जो है टोबैको के प्लांट में, अच्छा इसमें एक लाइन लिखा है कि टोबैको को बचाना है। हेल्थ एंड डिजीज में लिखा है टोबैको कॉजेस कैंसर। इस चैप्टर में बता रहा है कि टोबैको को हम बायोटेक्नोलॉजी से कैसे बता सकते हैं। तो ये इतना उल्टा पुल्टा बात क्यों टोबैको बचाना है? मन में पता नहीं क्या क्या आंसर आप लोग ला दिए होंगे, लेकिन आंसर इसका मेडिसिनल पर्पस। जो टोबैको प्लांट है उससे दवाइयां भी बनाई जाती है। तो मेलोडिजाइन इनकॉग्निशिया जो है, इसने टोबैको के रूट में ही डीएनए भेज दिया। ये डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन गया। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, मैसेंजर आरएनए बन गया विच इज सिंगल स्ट्रैंडेड। अब भाई ये जो मैसेंजर आरएनए है ना, ये ऐसा प्रोटीन बना है जो लगातार सेल को डिवाइड करवाता बहुत ज्यादा, बिना रेगुलेटेड के, बिना रेगुलेशन के सेल का डिवीजन बहुत ज्यादा हो रहा था। इतना ज्यादा हो रहा था कि अल्टीमेटली वहां पे किस चीज का फॉर्मेशन हो जाता? ट्यूमर का फॉर्मेशन। तो अगेन बायोटेक की मदद से क्या करना है? ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए है। अब इस सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए को क्या कर दो? डबल स्ट्रैंडेड कर दो। जैसे ही ये डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा, क्या ये प्रोटीन बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। प्रोटीन अगर नहीं बना पाएगा तो ट्यूमर होगा क्या? नहीं होगा। दैट मीन्स हमने इसके आरएनए को शांत कर दिया। आरएनए आई स्टैंड्स फॉर इंटरफेरेंस। क्लियर? फिर से बताता हूं। मेलोडिजाइन इनकॉग्निशिया एक डीएनए को प्लांट में भेजा, उसका डीएनए एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। इस मैसेंजर आरएनए से ऐसा प्रोटीन बना जो लगातार सेल को डिवाइड करवा रहा था, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो हमने बायोटेक की मदद से, अब चाहे आप वेक्टर से सिंगल स्ट्रैंडेड को भेज दो या चाहे आप किसी वायरस से इन्फेक्ट करवा दो, कुछ भी करवा दो, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को क्या करवा दो? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ताकि प्रोटीन का फॉर्मेशन ना हो। क्लियर? नेक्स्ट, अच्छा ये पूरा मैकेनिज्म शॉर्ट में देखने के बाद एनसीईआरटी आराम से पढ़ना, काम हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट, एक और टेक्निक इसमें दिया हुआ है अबाउट इंसुलिन। देखिए, पहले जो इंसुलिन आप जानते ही हैं, अगर इंसुलिन है तो GLUT4 बनेगा। मैंने शायद फर्स्ट डे ही इसके बारे में डिस्कशन किया था। और ये GLUT4 जो है सेल में बनता है और ग्लूकोज को अंदर मतलब भिजवाता है। इंसुलिन नहीं है तो ब्लड में ग्लूकोज तो बढ़ गया, तो दिक्कत की बात है। तो एक पुराना तरीका इस्तेमाल किया गया कि सर स्लॉटेड कैटल से इंसुलिन निकाले, इंसान में डाल दिए, लेकिन दिक्कत क्या हुई? उस इंसान में एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो गए। तो एक दूसरा तरीका अपनाया गया। एली लिली एक अमेरिकन कंपनी है, इन्होंने क्या किया? ई कोलाई का बहुत ढेर सारा ग्रुप लिया। एक ये हो गया ई कोलाई का ग्रुप 1 और यहां पे ई कोलाई का ग्रुप 2। इन्होंने इसमें ऐसा जीन डाला जिससे सिर्फ चेन ए बन रहा था, और इन्होंने इसमें ऐसा डाला जिससे सिर्फ चेन बी बन रहा था। सर ये चेन ए चेन बी क्या है? तो मैं आपको बता दूं, नेचुरली जो बॉडी में हमारे इंसुलिन बनता है वो असल में इनएक्टिवेटेड बनता है, प्रो इंसुलिन। ये इनएक्टिवेटेड बनता है। क्यों? क्योंकि इनके चेन ए और चेन बी के बीच में, चेन ए और चेन बी के बीच में सी पेप्टाइड होता है। अगर सी पेप्टाइड प्रेजेंट है तो चेन ए और चेन बी में डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनेगा तो एक्टिवेट नहीं होगा। यानी कि जो हमारे बॉडी में इंसुलिन बन रहा है वो एक प्रो हार्मोन की तरह बनता है, जिसमें चेन ए भी है और चेन बी भी है। चेन ए चेन बी आपस में जुड़ सकता है लेकिन जुड़ता नहीं है। क्यों नहीं जुड़ता है? बीच में सी पेप्टाइड है। अब जैसे ही सी पेप्टाइड को हटा दिया जाएगा, जैसे ही सी पेप्टाइड को रिमूव किया जाएगा, इस क्वेश्चन को शेयर जैसे ही सी पेप्टाइड को रिमूव किया जाएगा तो चेन ए और चेन बी में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा। यानी कि सी पेप्टाइड है तो इंसुलिन मैच्योर नहीं है, सी पेप्टाइड नहीं है तो इंसुलिन मैच्योर्ड है। ठीक, तो खैर इंसुलिन नहीं है शरीर में, तो इन्होंने एली लिली एक अमेरिकन कंपनी है, चेन ए को अलग ग्रो करवाया, चेन बी को अलग ग्रो करवाया। भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग के इस्तेमाल से अलग अलग ई कोलाई में किसी में चेन बी भेजा, किसी में नहीं, किसी में ऐसा जीन भेजा जिससे चेन बी बनेगा, किसी में ऐसा भेजा जिसमें चेन ए बनेगा। जब जरूरत पड़ेगी तो प्रोसेस करके इसको एक्टिवेट किया जाएगा, तब जाके कि मैच्योर्ड इंसुलिन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर एवरीवन? अच्छा, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, खाया नहीं जाता है। क्यों? ठीक कह रहे हो, इंसुलिन प्रोटीन का बना होता है, पच जाएगा पेट में। उसके बाद है जीन थेरेपी। बच्चा लोग, जीन थेरेपी के बारे में मैं एनसीईआरटी निकालता हूं, आप इसको प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू अ 4-year-old गर्ल। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है ना, कि अगर
जीन है तभी एंजाइम बनेगा, एंजाइम है तभी काम करेगा। एक ऐसा जीन है जो एडीए बनाता था, एडेनोसिन डीअमाइनेज, ये ऐसा एंजाइम है जिसके वजह से इम्यून सिस्टम फंक्शनिंग हो पाता है। इम्यून सिस्टम क्या हो पाता है? फंक्शनिंग हो पाता है। अगर जीन नहीं है तो ये एंजाइम नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा तो इम्यून सिस्टम फंक्शन नहीं हो पाएगा। एनसीईआरटी की लाइनों को एकदम ध्यान से देखिए, मैं रीड कर रहा हूं, भगा भगा के नहीं। द डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडेनोसिन डीअमीनेज इन सम चिल्ड्रन। एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। कुछ बच्चों में बोन मैरो ही ट्रांसप्लांट कर दिए, एक फंक्शनल बोन मैरो भेज दिए ताकि लिम्फोसाइट्स ज्यादा बने, इम्यूनिटी अच्छी रहे, लेकिन ये हर बार पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रोसेस ठीक, मतलब ये रिजल्ट, मतलब ये जो तरीका है ये बहुत इफेक्टिव होगा, जरूरी नहीं है। In others, it can be treated by enzyme replacement therapy, in which functional ADA is given to the patient by injection. But the problem with both of these approaches that they are not completely curative. पहले में तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का आइडिया दिए, दूसरा तरीका में इन्होंने बोला कि ऐसा करो, फंक्शनल एडेनोसिन डीअमीनेज को ही भेज दो। अबे फंक्शनल जाएगा तो एक समय के बाद खत्म भी तो हो जाएगा, तो दोबारा इसको करना है ना, तो ये परमानेंट क्योर नहीं है। नेक्स्ट, as a first step towards gene therapy, lymphocytes from the blood of the patient are grown in a culture outside the body. A functional ADA, complementary DNA, using a retroviral vector is then introduced into these lymphocytes, which are subsequently returned to the patient. However, as these cells are not immortal, मतलब lymphocytes को बाहर लाया गया, functional ADA भेजा गया, फिर ये blood को फिर से इंसान में डाला गया, यानी कि इसमें भी बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन बार बार हो रहा है, ये भी कोई अच्छा प्रोसेस नहीं, बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस है। तो इसने पहले माहौल बनाया है कि बायोटेक के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है, हाउएवर एज दीज हो तो गया, हाउएवर इफ द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस इनटू सेल्स एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इस बोन मैरो के सेल्स को ही भेज दिया जाए तो शायद, देखो कुड भी लिखा है, तो शायद ये परमानेंट क्योर हो सकता है। मतलब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही पता करके देना पड़ेगा। सर ये कैसे पता चलेगा? अरे एम्नियोसेंटेसिस, जेनेटिकल कुछ भी दिक्कत है तो क्रोमोसोम पैटर्न इन सबसे तो पता चल ही जाता है। तो पहले अगर पता कर लेंगे तब भेजा जाएगा तो काम हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ मैकेनिज्म है, बाकी एथिकल इश्यूज वगैरह के बारे में आप पढ़ लेना। बट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट वाला सेगमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1997 में देखिए ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड 2.4 ग्राम्स पर लीटर, इसको टिक कर लेना। उसके अलावा इसमें खासियत क्या था, तो ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, मतलब नॉर्मली गाय का मिल्क किसी को नहीं दे सकते बच्चे को, उसमें प्रोटीन कंटेंट कम है। मदर की डेथ, कई बार ऐसा होता था कि बच्चे की डिलीवरी के बाद मदर की डेथ हो जाती थी, तो उस केस में अगर मदर का मिल्क नहीं मिलता था तो बच्चे में प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन होता था। तो इसका सब्स्टिट्यूट, इसका एक दूसरा तरीका क्या निकाला गया, बायोटेक की मदद से एक काउ ऐसी डेवलप की गई जिसमें जो प्रोटीन इंटेक था, जो प्रोटीन कंटेंट था, वो लगभग इंसान के कंटेंट इतना था, तो बच्चे में अच्छा ग्रोथ दिया। कुल मिला के सिर्फ बायोटेक की तारीफ है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक बार मैकेनिज्म देख के एनसीईआरटी की लाइन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है बच्चा लोग। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। वैसे बच्चा लोग, दीज आर फ्यू क्वेश्चंस, अगेन मैं ट्राई करूंगा, कल वाला तो शेयर नहीं हो पाया, बट ऐसे जो बन रहे ना इनका मैं लिंक शेयर कर दूं ताकि आप क्वेश्चंस को कर लें। हालांकि पीवाईक्यू भी करोगे तो ठीक ही करोगे, पीवाईक्यू जरूर सॉल्व कर लेना। कल एनटीए ने पता नहीं क्या ही सोच के इतना क्रांतिकारी मैसेज डाला है। क्रांतिकारी मैसेज की बात तो सही है, सीरियसली कायदे से पढ़ेंगे तो ही होगा, हो जाएगा ऐसे नहीं होता है। खैर तुम लोग पढ़े हो इसलिए यहां ध्यान दिए। ये ध्यान, traditional hybridization procedure used in plants and animals breeding lead to inclusion and multiplication of only desirable genes। नहीं, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन से तो कुछ भी ग्रो कर जा रहा था, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, genetic engineering helps in the maintenance of sterile ambience in a chemical engineering process to enable growth of only the desired microbe या eukaryotic cell in large quantities। जेनेटिक इंजीनियरिंग में लार्ज क्वांटिटीज नहीं था, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में लार्ज क्वांटिटीज था, तो ये अगेन ये फॉल्स है। E. coli is a bacterium and Salmonella is a nematode parasite। नहीं, wrong है। The DNA sequence Hind second recognizes
recognizes in any अरे कहां गया डीएनए सीक्वेंस हिंद सेकंड रिकॉग्नाइजेस इन एनी डीएनए सैंपल नहीं 8 बेस पेयर नहीं हिंद सेकंड जो था ना पहला डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मतलब हिंद सेकंड जो था वो पहली बार मिला और वो 6 बेस पेयर्स को गिन के कट करता था तो ये फॉल्स हो गया टुडे वी नो मोर देन 230 नहीं देख रहे हो उल्टा कर दिया है 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन ऑफ डीएनए ये रिवर्स होता तो ट्रू होता तो ये फॉल्स है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर of the palindrome sites but between the same two bases on the opposite side यहां तक तो एकदम करेक्ट है which leaves a single stranded portion at the ends called blunt ends नहीं blunt ends नहीं sticky ends blunt ends मतलब जो बीचों बीच में कट करता है SMA1 जैसे एग्जांपल हो गया उसका the most commonly used matrix for gel electrophoresis is agarose which is a synthetic monomer extracted from sea urchin खतरनाक है ये तो ये फॉल्स है सब बात ही सारा क्वेश्चन ही गलत है क्या इसमें मतलब फॉल्स है ये द डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद अ कंपाउंड नोन एज क्लोरामफेनिकॉल फॉलोड बाय एक्सपोजर टू विजिबल लाइट नहीं इसमें ट्रू क्या होगा क्लोरामफेनिकॉल नहीं यहां पे क्या होना चाहिए था इथिडियम ब्रोमाइड स्टेनिंग किसकी और एक्सपोजर किसका होना चाहिए था यूवी लाइट का ठीक है आरओपीजी रेप्लिकेशन स्टार्ट्स नहीं ये इसके लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था 10 प्लांट सेल्स आर बोmbarded विद हाई वेलोसिटी ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए इन अ मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन नहीं बायोलिस्टिक या जीन गन ठीक है और भी इसमें क्वेश्चंस है दैट आई विल शेयर तब तक आप लोग इस वीडियो को जब देख लिए हो तो फिर से एनसीईआरटी लाइक शेयर सब्सक्राइब कोई सब नहीं एनसीईआरटी का लाइन है उसको कायदे से फिर से पढ़िए और आगे बढ़िए थैंक यू